बहुत इंटरेस्ट था लोगों को। और कहा हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिने जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम फर्स्ट वर्ल्ड से आगे। और पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक हो गई, चीन पे खामोशी रहती है। देखिए, नहीं, चीन पे खामोशी नहीं है। चीन पे लोगों को, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है। वहाँ उनकी मेन इंडस्ट्री जो है वो आतंकवाद है। जब हम आईटी कहते हैं उसका मीनिंग कुछ और होता है, उनके यहाँ आईटी इंटरनेशनल टेररिज्म बनने के बाद तो फॉरेन मिनिस्टर डेफिनेटली। ट्विटर या इंस्टाग्राम? अगर ये सवाल आप मेरे से 2 साल पहले पूछते ना, मैं ट्विटर कहता। आज रशिया या फिर यूएस? हम जो हैं सबके बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि हम विश्व बंधु हैं। जयशंकर सर, और कुछ लोग हैं, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, आप चूंकि फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके, उससे पहले एम्बेसडर रह चुके हैं, अब आप विदेश मंत्री हैं, विदेश जाने का सिलसिला आपका लगातार रहता है। भारत को लेकर अब किस तरह की सोच आप देखते हैं विदेशों के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम बात करें तो? मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में भारत के बारे में दुनिया की सोच काफ़ी बदल चुकी है। उसके मुख्य कारण ये हैं, एक तो जिस तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया। आप लोग को हो सकता कि पता हो कि जब कोविड शुरू हुआ था, हमें कम से कम हमें जानकारी मिली थी, मैं जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ। उस समय एक G20 की बैठक हुई, वर्चुअल बैठक हुई। तो हमारे यहाँ से मोदी जी ने अटेंड किया, मैं उनके साथ बैठा था। और उस समय G20 की बैठक में सबसे बड़ी चिंता जो थी उन देशों में भारत के बारे में थी, क्योंकि ये कहा गया, जो ब्रीफर जो थे उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा देश है जहाँ हेल्थ सिस्टम नहीं है, दवाई नहीं है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, तो और जो बिल्कुल महामारी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो भारत है। तो वहाँ से हम शुरू हुए और फिर लोगों ने देखा कि अगले 2 साल के अंदर वही देश जिसके बारे में आप चिंतित थे, उसी देश ने करीब 100 देशों को वैक्सीन सप्लाई किया। तो एक तो कोविड है, दूसरा जो है इकोनॉमी, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखें कोविड के कारण और कुछ और भी कारण हैं, दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई कि अभी आप बहुत सारे देश जो हैं रिसेशन में जा चुके हैं, कुछ स्टैगफ्लेशन में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी इकोनॉमी को 7% ग्रोथ दिखाना उनके लिए तो ये कमाल का विषय। तीसरा बात मैं कहूँगा, हमारी जो डिजिटल डिलीवरी है, ये इस पे बहुत दुनिया में बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि हम जो हैं आज डिजिटल डिलीवरी के कारण हम राशन दे पाते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे पाते हैं। हम जो हैं 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में जन आरोग्य योजना के तहत उनकी जो स्वास्थ्य, उनके जो हेल्थ नीड्स जो हैं वो हम कर पाते हैं। या आप देखिए आवाज़ में जो करीब 4 करोड़ लाभार्थी जो हैं, जिसका मतलब है कि उनके अगर परिवार के सदस्य लें तो 20 करोड़ लोग हैं। तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं बिना लीकेज के, बिना भ्रष्टाचार के इतनी एफिशिएंटली डिलीवर करना, क्योंकि लीकेज जो है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम, हाँ खाली हमारे यहाँ नहीं। और हम जो हैं अगर उनको लगता कि भाई ये लीकेज से भी निपट रहे हैं, ये ग्रोथ भी दिखा रहे हैं, कोविड से भी बाहर निकल चुके हैं, तो उनको, और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रही है कि लोग वही लोग 3-4 साल बाद आते हैं, भारत आते हैं, दिल्ली आते हैं और वो देखते हैं अरे आपका वो रोड बदल गया, आपके यहाँ वो एयरपोर्ट नहीं था, आपके रेलवे स्टेशन में ट्रेन ऐसे। डिजिटल पेमेंट, मैं खुद कोविड टाइम से नोट यूज़ ही नहीं किया, मैं पेपर करेंसी यूज़ ही नहीं किया। आप जानते हैं ये G20 जब चल रही थी ना, वहाँ मिर्ची खरीदी थी। हम लोगों को ले जाते थे वहाँ कि आप, और हम कहते थे चलिए हम आपको पैसे दे देंगे, आप UPI चला के देखिए कैसे चलता है। और इसमें बहुत इंटरेस्ट था लोगों को। और कहा हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिने जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम फर्स्ट वर्ल्ड से आगे। तो विदेश नीति मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के बड़ा उसका जोर शोर से उसमें पॉइंटर्स हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि विदेश नीति मैनिफेस्टो में जब आप डालते हैं तो उसके माने क्या है और क्यों आज की तारीख में इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? इसके अलग अलग कारण हैं। एक तो ये है कि ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है और जो दुनिया में कुछ भी हो वो हर देश को प्रभावित करती है, हर नागरिक का उस पर असर होता है। तो
जो पहले जो हम सोचते थे ना विदेश नीति के बारे में कि भाई वो दूर में कहीं कुछ हो रहा है तो हम क्यों परवाह करें, वो अब ज़माना ख़त्म। अब जो है कुछ भी होता है, गाज़ा में कुछ होता है, रेड सी में कुछ होता है, यूक्रेन में कुछ होता है, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट जो है, जब अब यूक्रेन में लड़ाई होती है आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, ब्लैक सी में कुछ होता है तो आपकी अनाज की कीमत बढ़ सकती है, ये रेड सी में ये हूतियों ने कुछ हमला किया तो पूरा व्यापार जो है वहाँ बिगड़ गया, अब आपके शिपिंग रेट्स बढ़ गए। तो एक तो है कि सबके ज़िंदगी में कहीं ना डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इसका। हाँ, दूसरा विषय ये है कि आज की युवा पीढ़ी खासकर जो है उनको लगता है कि अब भारत हम आबादी में नंबर 1 है, इकोनॉमी में नंबर 5 हैं, 3 बनेंगे और हम एक किस्म से जो कहते हैं सिविलाइजेशनल पावर है। तो हमें जो है अब दुनिया के सामने हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी जो पहचान जो है दुनिया के सामने रखनी चाहिए। ये देश के लिए गर्व का विषय है। तो मैं दोनों कारण दूंगा कि वहाँ भी हमें इम्पैक्ट करना है, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी जी। और लोग, तीसरी बात है कि आज देखिए कितने लोग रोजगारी के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। आप जानते हैं कि करीब 2 करोड़ हमारे नागरिक जो हैं देश के बाहर रहते हैं आज, 2 करोड़, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है ना। अभी हाल फिलहाल आप जानते हैं इजराइल तो उनकी सुरक्षा जो है एक ये बहुत बड़ा विषय बन गया है। और हर साल आप देखेंगे, हर 3-4 महीने आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेशन होता है, किसी को लाना होता है, किसी को बचाना होता है। तो ये जो मैं लोगों को कहता हूँ, मोदी की गारंटी जो है वो सीमा तक नहीं है, सीमित नहीं है, मोदी की गारंटी बाहर भी चलती है। जयशंकर सर, राहुल गांधी ये बात उठाते हैं कि चीन के बारे में, वो कहते हैं कि चीन जो है अंदर आ गया है, हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, और उस साथ में विपक्ष ये भी कहता है कि पाकिस्तान पे तो चलिए उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक हो गई, चीन पे खामोशी रहती है। देखिए, नहीं, चीन पे खामोशी नहीं है, चीन पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको इसके 3 उदाहरण देता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए चीन ने हमारे धरती में एक लद्दाख में एक पुल बनाया। अगर आप बारीकी में जाएंगे, ये पुल जो है ज़रूर बनाए। एक लेक है वहाँ पंगोंग सो जो है चीन ने 1958 में कब्जा किया था। फिर वो कहते हैं अरुणाचल में देखिए वो गांव बना रहे हैं। अब देखिए कहाँ बना रहे हैं, जगह का नाम है लोंगजू। अब आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जाइए, ये जयशंकर को उस पर भरोसा नहीं करिए। पार्लियामेंट में पंडित नेहरू में 1959 में कहा है कि भाई लोंगजू जो है चाइना ने आकर कब्जा कर लिया है, हमारे हाथ से निकल चुका है। 2 दिन पहले मैं देख रहा था, उनके स्पोक्समैन ने कहा कि एक शख्सगाम वैली में, आप जानते हैं काराकोरम के पास, वहाँ अरे बहुत बड़ी समस्या है कि चीन जो है एक लिंक रोड बना चुका है और उनको जो है अब वो सियाचिन के पास ये ले आएगा। अब ये इलाका कब गया आपके हाथ से? 1963 में, 1963 में। तो वो जो है ज़मीन ज़रूर गया है चाइना के पास। ये गया था 1958 और 1962 के बीच में। तो वो वापस आप लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले? नहीं, हम देखिए हमारी कोशिश तो है कि हम बाउंड्री पे सेटलमेंट करें, पर ये जो हैं ये जानबूझ के, मैं कहूँगा झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं कि ये दिखाना चाहते हैं, हाँ ये दिखाना चाहते हैं जो भी हुआ अब हो रहा है। या अब नहीं हो रहा, बल्कि अब जो पहले आपने देखा कि 62 में क्या हुआ, हमें जब फौज भेजना था हमने बिना तैयारी के भेजा। इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, रोड नहीं थे, जवान गए, जवानों को खाना पीना, पानी, बारूद अब कैसे साथ पहुँचाएँ। अब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है पिछले 10 साल में बना है। जब मोदी जी सरकार में आए थे उस समय चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट जो थी 3500 करोड़ थी, अभी 15,000 करोड़ थी। Are we at par with China? खासकर अगर No, I think we have to work harder because they keep improving, so we have to keep. राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है। इस पर क्या टेक है? देखिए, इस पे मुझे सचमुच दुख होता है
दुख होता है कि हम जितना भी एक दूसरे से घर में जो विवाद है हमें घर में ही रखना चाहिए। बाहर जाकर लोगों को भड़काना कि आप जो है हमारे बारे में आप क्या कर रहे हैं, आपसे भी हमारी अपेक्षा है, तो इसका नतीजा क्या होता है कि बाहर के लोग जो हैं हमारे पॉलिटिक्स, हमारे इलेक्शन में फिर वो इंटरफेरेंस करते हैं। अगर आप भारत के इतिहास देखें, हम कहाँ अगर जो ऐसे समय थे जहाँ कोई दुर्घटना हुई, कैसे हुई कि किसी ने हमारे आपस के विवाद में हमने बाहर से किसी और को बुला लिया, तो वही चीज़ फिर से हो रही। तो ये अगर देखिए उनकी अगर सोच है कि भारत में कुछ कमी है, कुछ नीति बदलनी चाहिए या खुद उनको सत्ता में आना चाहिए, ठीक है, वो उनका मत है, उनका हक भी है कहना। पर जब मैं देखता हूँ कि कोई भी नेता देश के बाहर जाए, देश की बुराई करे और ऐसे आरोप लगाएं जो खाली सरकार के खिलाफ नहीं है, पूरे देश या हमारे एक सिस्टम के खिलाफ, अगर ऐसी चीज़ें करें कि वो वोटिंग सिस्टम के खिलाफ कुछ कहें या हमारी फ़ौज के बारे में कुछ ऐसे टिप्पणी दें, तो ये मुझे लगता है कि देखिए ये देश के हित में नहीं है। और मैं तो ऐसी चीज़ें, मुझे तो लगता है कि ये कभी होना नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि देश के हित में नहीं है। हम लोग कंक्लूड करें उससे पहले मैं चाहती हूँ मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछ ले। लेकिन यूके के एक अखबार ने अभी कहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या फिर दूसरे 10 मुद्दे हो, उस पर टिप्पणियाँ ये आ रही हैं और दूसरों के घरों में जाकर हम किलिंग करवा रहे हैं। ये बाहर के ऑब्जर्वेशन है जिसका मुद्दा विपक्ष उठा के कहता है कि देखिए ये सच्चाई है। देखिए ये आपने 2 उदाहरण दिए, मैं दोनों का उत्तर देता हूँ आपको। केजरीवाल का विषय, हाँ, ये वो शराब वाला विषय ना, वो घोटाला शराब वाला जो है। अब ये बताइए मुझे, कानून होता है, चुनाव होते हैं। अब मुझे बताइए बाकी देशों में चुनाव के कारण कानून रुकता है क्या? अगर रुकता है तो आप हमें दिखाएं। अमेरिका में कानून को रोकिए अगर पॉलिटिक्स आपकी चल रही है, इंग्लैंड में रोकिए, जर्मनी में रोकिए। तो ये पोजीशन कि भाई चुनाव हो रहा है इसके कारण सब चीज़ रुकना चाहिए, और अगर कानून कुछ केस अभी कुछ जारी है उसमें कुछ हो रहा है उसको भी रोकना चाहिए, ये मुझे लगता है खुद करके हमें दिखाएं। और दूसरा विषय जो आपने उठाया वो कि आप केजीबी की तरह ऑपरेशन करते हैं, घर में घुसकर मार रहे हैं। ये जो पाकिस्तान वाला विषय ना, अब देखिए आप सब जानते हैं पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, वहाँ उनकी मेन इंडस्ट्री जो है वो आतंकवाद है। जब हम आईटी कहते हैं उसका मीनिंग कुछ और होता है, उनके यहाँ आईटी इंटरनेशनल टेररिज्म होता है। तो अब उनके यहाँ अगर ऐसे जो बुरे काम करते हैं उन लोगों को कुछ हो जाए, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, किसने किया, खुद किया, भगवान जाने, तो हमें क्या चिंता इस पे? अब हुआ है, मैं कहूँगा बुरे कर्मों का फल मिला है लोगों को। पहले तो ये बता दीजिए रैपिड फायर से पहले कि अगर 400 पार आप बोल रहे हैं 4 जून को ये नतीजा आने वाला है, फिर से विदेश मंत्री बनेंगे? नहीं, चाहेंगे? आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आप जिनसे इंटरव्यू लेते हैं उनसे पूछना चाहिए। तो चलिए रैपिड फायर की शुरुआत कर देते हैं सर। तो डिप्लोमेट या फॉरेन मिनिस्टर? फॉरेन मिनिस्टर के बनने के बाद तो फॉरेन मिनिस्टर डेफिनेटली। ट्विटर या इंस्टाग्राम? अगर ये सवाल आप मेरे से 2 साल पहले पूछते ना, मैं ट्विटर कहता, आज मैं इंस्टाग्राम कहूँगा। अच्छा, उसके अलावा बेस्ट फ्रेंड जो है रशिया या फिर यूएस? हम जो हैं सबके बेस्ट फ्रेंड हैं क्योंकि हम विश्व बंधु हैं। विश्व बंधु जो है वो सबका साथ सबका विकास करता है, तो सबको साथ ले जाते हैं। अच्छा सर।